कि क्या हम अपने कायद के दिए गए फैसलों पर और दिए गए निर्देशों के लिए इम्तिहान के लिए तैयार हैं या नहीं है। हर जन के मैदान में तुम्हारे दुश्मनों से लोहा लेने के लिए फैसला लो, अपनी गैरत को ललकारो, अपनी गैरत को ललकारो। आज के दिन उनके बेटे सेना विधायक अब्दुल्ला तारीख और आने वाला कल और उस संबोधित करने के तुम्हें तारीख के पन्नों में हमेशा याद करे कि हम सब आतंक है, हम सब कौन है, कौन है, उस मालिक को मानने वाले, इस नीले आसमान के नीचे रहने वाले मेरे तमाम भाइयों, तुमसे कहने आया हूं कि तुम्हारा ईमान है कि मायूसी कुफ्र है। तुमने हालात का मुकाबला इससे ज्यादा बुरे दौर में किया है। अगर तुम साइकिल वाला बटन दबा के सभा में जाने दो, साइकिल वाला जिस तरीके से कल का बैन लगा या चुनाव आयोग की कार्यवाही हुई, मैं उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें या कुछ अधिकार जो संविधान किसी भी इंसान को देता है या जो भी कार्रवाई होनी चाहिए थी उसका जो प्रोसीजर था वो तक फॉलो नहीं किया गया और जिन लोगों पर भी बैन लगे उनको भी पहले नोटिस दिया गया, उनसे जवाब मांगा गया। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, कोई सफाई नहीं मांगी गई, किसी तरीके का कोई वक्त नहीं दिया और ये पूछा भी नहीं गया कि आपके कहने की क्या मंशा थी या क्या नहीं थी, और सीधे कार्रवाई कर दी गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खुद में एक नेचुरल जस्टिस नहीं है कि बग़ैर नोटिस सर्व किए हुए किसी के ऊपर कार्रवाई कर देना।
और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले वाले लोकसभा चुनाव में भी आज़म खान साहब को इसी तरीके से पूरे चुनाव के लिए बैन कर दिया गया था। उस वक्त भी एक बड़े आदमी को उनके साथ बैन किया था और आज़म खान साहब को उनके साथ इसलिए बैन किया गया था ताकि कार्रवाई को ये दिखाया जा सके कि कार्रवाई दो पक्षों के लिए की गई है। और आज भी ये कार्रवाई जिस तरीके से की गई है उसमें मायावती जी पर और आज़म खान साहब पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ इसलिए बैन लगाया गया है ताकि एक मैसेज दिया जा सके। लेकिन मायावती जी की बैन के साथ और आज़म खान साहब का जो बैन, ये दोनों बैन इस बात को साफ सबूत देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस देश के कुछ बड़े लोग, कुछ ऐसे लोग जो सरकारों में बड़े पदों पर बैठे हैं और कुछ ऐसे लोग जो दिल्ली के अस्पतालों में लेट कर ये कहते हैं कि मैं 150 राइफलों के साथ रामपुर आया था, अगर आज़म खां बोल देते या आज़म मेरे सामने पड़ जाता तो मैं उसे गोलियों से छलनी कर देता। ऐसे बीमार लोग, जिनकी मानसिकता बीमार है, जिनकी सोच बीमार है, जिनके किरदार बीमार है, उन तमाम लोगों ने एक षड्यंत्र रख के मुसलमानों की और दलितों की आवाज़ों को दबाया है। साफ तौर पर इससे बिल्कुल साफ जाहिर है। मैं सवाल करता हूँ, इतनी शिकायतों के बाद, 150 सामाजिक संगठनों की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने इस बात का कोई संज्ञान नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी की रामपुर की उम्मीदवार दिल्ली से चलने से पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर लिख के चलती हैं कि मैं रामपुर एक दानव का अंत करने जा रही हूँ। उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। दिल्ली से एक वीडियो जारी हुआ और उस वीडियो में न जाने क्या क्या कहा गया, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्या एक पक्ष कार्रवाई करेंगे आप? अगर तय ही कर लिया है कि मंशा चुनाव हराने की है, अगर दिल्ली के दफ्तरों में और दिल्ली के मंत्रालयों में ये बात तय ही हो गई है कि दिल्ली की सरकार के कहने पर काम करना है या किसी एक आदमी को टारगेट बनाए काम करना है, तो चुनाव आयोग सबके पर्चे खारिज कर देता, सबके पर्चे खारिज कर देता, निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता दिया जाता। करते हैं चुनाव आयोग, आपने एक ऐसे बयान का संज्ञान लिया है जिसमें ना तो किसी का नाम है, ना ही किसी का जेंडर है, और ना ही जिनका नाम लिया गया है उनका कहीं से कहीं तक कोई जिक्र है। लेकिन सिर्फ क्योंकि आज़म खान साहब को बैन करना था, चुनाव को प्रभावित करना था, इसीलिए कार्रवाई हुई है। अगर कार्रवाई होनी है तो फिर दानव के अंत पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मायावती जी की और आज़म खान साहब को बैन करके ये लगता है कि कमज़ोरों की, पिछड़ों की, दलितों की, मुसलमानों की आवाज़ को दबा लेंगे, तो ये गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी की या उन लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी की जाने अनजाने मदद कर रहे हैं। चुनाव तो लड़ेंगे और जितनी मजबूती से लड़ा था अब उससे दुगनी मजबूती से लड़ेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप पार्टी ऑफिस से बाहर निकलिएगा और आम आदमी का जोश देखिएगा साइकिल रैली का। चुनाव लड़ेंगे और डबल मजबूती के साथ लड़ेंगे और खुदा ने चाहा तो जीतेंगे भी और गठबंधन भी जीतेगा और सरकार भी बदलेगी। तो सरकार बदलेगी, चाहे जिला प्रशासन हो या कोई हो, जिसने संविधान की आड़ में संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हैं, सरकार हर नाइंसाफ़ी का इंसाफ। 1 महीने से हम शिकायतें कर रहे हैं कि ज़िला प्रशासन भेदभाव कर रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। 150 सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन दिए, समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों ने, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ने लिख के भेजा।
रामपुर के एक बहुत बड़े अधिकारी ने ये कहा, मैं उनकी बात को दोहराना नहीं चाहता, एक साहब के लिए कहा कि वो भगवान है और भगवान के लिए भक्त कुछ भी कर सकता है। जब ऐसे लोग चुनाव के सर्वे सर्वा होंगे तो कैसे चुनाव निष्पक्ष होगा? जब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि मैं रामपुर एक दानव का अंत करने आ रही हूँ, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक ऐसा बयान, एक ऐसी तकरीर जिसमें किसी का नाम नहीं है, एक ऐसी तकरीर जिसमें किसी का जेंडर नहीं है, आपने बैन कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आजम खान मुसलमान थे, क्योंकि आजम खान को, भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए आजम खान को बैन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ साहब को बैन किया था इसलिए ताकि ऐसा न लगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी और भारतीय जनता पार्टी के आला नेता नाराज़ ना हो जाए, इसलिए आजम खान को भी बैन कर दिया। क्या बात है? आप नोटिस भी नहीं देंगे, आप नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे, ऐसे ही कर देंगे आप। बहरहाल चलिए, पहले भी हो चुका है, पहले ही भुगता है, आज भी भुगत रहे तो भुगत ही रहे। हर आदमी आजम खान, मैं भी आजम खान हूँ, ये भी आजम खान है, ये भी आजम, हर आदमी आजम खान 10 साल बाद रामपुर नहीं आए, आजम खान 40 साल से रामपुर वालों के साथ। और अगर ये लगता है कि आप इस बैन के साथ आजम खान साहब की आवाज़ को खामोश कर देंगे तो ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है उन लोगों की जिन्हें ये लगता है कि बैन लगा देने से आजम खान की तहरीक कमज़ोर होगी। आप जितना दबाओगे ये तहरीक उतनी मजबूती से आगे बढ़ेगी और उससे ज़्यादा मजबूती से इलेक्शन